से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चनों को, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को मैं वर्तमान के जो प्रासंगिकता है उसके आधार पर आपको बताने का प्रयास करूंगा और ज़रूरी वर्तमान में जो कुछ ज़रूरी कानून है, एक्ट है, उनको भी समझाने का प्रयास करूंगा, जिसका प्रभाव ये होगा कि 2023 की जो प्रीलिम्स होगी उसमें आपके लिए पर्याप्त मटेरियल रहेगा और प्रीवियस क्वेश्चन के साथ नवीनतम दृष्टिकोण से सोचने का नज़रिया भी होगा आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। रिगार्डिंग कार्बन क्रेडिट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट, हमें इन ऐसे वर्ड हैं जिन पर सर्किल बना लिया करो जिससे कभी भूलो नहीं कि क्या करना है। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम के प्रेशर में हम ये छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, तो ऐसे पे या तो सर्किल बना लो या अंडरलाइन कर लो। फर्स्ट ऑप्शन, द कार्बन क्रेडिट सिस्टम वाज रेटिफाइड इन कंजंक्शन विद क्योटो प्रोटोकॉल। तात्पर्य कि जो क्योटो प्रोटोकॉल था उसी के साथ में इसे कार्बन क्रेडिट सिस्टम को लाया गया था। सेकंड, कार्बन क्रेडिट आर awarded to countries or groups that have reduced greenhouse gases below their emission quota। अगर कोई कंपनी या देश अपने जो एमिशन का कोटा है, जितना उत्सर्जन उन्हें वो कर सकते हैं, उससे कम कर रहे हैं, रिडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं और उत्सर्जन कम कर रहे हैं, तो इसे कार्बन क्रेडिट के रूप में देख देते हैं, जो दोनों का अंतर होता है वो। ये कहने का क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है। तीसरा, द गोल ऑफ कार्बन क्रेडिट सिस्टम इज टू लिमिट द इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। तो इसका उद्देश्य क्या है, गोल क्या है इस कार्बन क्रेडिट सिस्टम का? इसका उद्देश्य है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है ना, उसकी तीव्रता को हम सीमित कर दें। तेज़ी से बढ़ रहा है उसको लिमिट धीरे धीरे कम करता जाए, समाप्त नहीं हो रहा है तो उसकी उत्सर्जन जो तीव्रता है उसे तो कम कर दें। फोर्थ, कार्बन क्रेडिट आर ट्रेडेड एट ए प्राइस फिक्स्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। जो कार्बन क्रेडिट होता है ना, उसकी जो प्राइस होती है फिक्स्ड की जाती है फ्रॉम टाइम टू टाइम पर यूनेप द्वारा। ये कह रहा है कि जो कैप होता है उसे कौन फिक्स करता है उसकी प्राइस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। ये इसकी कार्बन प्राइस होती है ना कार्बन क्रेडिट की, उसको यूनेप द्वारा फिक्स नहीं किया जाता है। और ये रॉन्ग आंसर पूछ रहा है, तो रॉन्ग यही होगा। सही थे चारों के, जिसमें से पहला कह रहा था कि इसको क्योटो प्रोटोकॉल के साथ में लाया गया, सही है। सेकंड जो कह रहा था कि कंपनी और या फिर कोई ग्रुप हो सकता है या कंट्रीज होते हैं, उसको ग्रीन हाउस एमिशन कोटा के लिए इसे रिडक्शन कर रहे हैं उनके लिए दिया जाता है। और थर्ड था कार्बन क्रेडिट सिस्टम को कार्बन डाइऑक्साइड की जो तीव्रता है उसे कम करने के लिए लाया गया है। तो ये तीन चीज़ें सही थी। अब फोर्थ में क्या था कि यूनेप द्वारा इसे क्रेडिट प्राइज को दिया जाता है, तो ऐसा नहीं है, यूनेप नहीं करता इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कार्बन बाजार से संबंधित निम्नलिखित कथनों के बारे में सत्य कथन को पहचानना है। तो मैंने पहले ही कहा कि जो पूछा जा रहा है उसे अंडरलाइन कर लो या फिर उसे सर्किल कर लो। तो सत्य कथन की पहचान करनी है। तो सत्य कथन की पहचान के लिए ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में कार्बन बाजार की स्थापना के बारे में बताया गया है। 2, भारत में कार्बन उत्सर्जन तीव्रता में कमी से संबंधित पहले इनिशिएटिव पहले से ही मौजूद है। पहले इनिशिएटिव से वो पहले से ही मौजूद है, ये सेकंड है। तो आपको बताना है इसमें से क्या हो सकता है। तो जो अभी कार्बन बाजार के संबंध में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2022 अमेंडमेंट किया गया है, तो ये तो हो नहीं सकता, इसमें कुछ कार्बन बाजार के बारे में कोई ऐसी बात लिखी नहीं गई। और भारत में कार्बन उत्सर्जन तीव्रता में कमी से संबंधित पहले से हैं, तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल और केवल बी। नेक्स्ट चलते हैं। अब जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, तो इससे आपको एक आइडिया मिला होगा कि यूपीएससी में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते। एक मैंने यूपीएससी में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराया था और एक वर्तमान में जो ये कार्बन बाजार न्यूज में रहा है तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया था।
तो दोनों को मैंने दोनों क्वेश्चन के माध्यम से यह समझाया कि पहले कैसे पूछा गया था और वर्तमान में क्या स्थिति है। अब मैं कार्बन क्रेडिट और कार्बन बाजार के बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको सारी तरीके से चीज़ें क्लियर हो जाएं। कार्बन क्रेडिट क्या होता है? कार्बन क्रेडिट एक तरीके का परमिट होता है या सर्टिफिकेट होता है, जो 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य, या तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही हो या कोई और ग्रीन हाउस गैस भी हो सकती है, के उत्सर्जन से संबंधित होता है। तो ये क्या है? एक बाजार आधारित प्रक्रिया है कार्बन क्रेडिट। इसमें मांग और सप्लाई से प्रभावित होगी। तो मांग और सप्लाई यदि कम ज़्यादा होती हैं तो इनकी जो कीमत है उसमें भी फ्लक्चुएशन होगा, कीमत में भी उतार चढ़ाव आएगा। और जो इसके कैप होता है ना, कैप का निर्धारण कौन करता है? कैप होता है ऊपरी लिमिट। तो ऊपरी लिमिट का निर्धारण कौन करेगा? तो ऊपरी लिमिट का निर्धारण यूनेप द्वारा नहीं किया जाता, ये राष्ट्रीय सरकारों को ही करना है। तो सरकार या तो स्वयं कर ले, केंद्रीय सरकार, या फिर उसने किसी नियामक संस्था को ये कह दिया हो कि ये आपके द्वारा किया जाएगा। रेगुलेटरी बॉडी होती है, जैसे भारत में रेगुलेटरी बॉडी के रूप में सीपीसीबी है, जो प्रदूषण से नियंत्रण पर कंट्रोल करता है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो ये करता है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। और ये क्या करते हैं? यूएन के दिशा निर्देश के अनुसार ही काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि क्योंकि जब यूएन के दिशा निर्देशों को मानेंगे यूनाइटेड नेशन के, तभी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जैसी स्थिति उत्पन्न होगी, तभी तो हम क्या कर सकेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका बाजार संभव हो पाएगा, बेच सकेंगे, खरीद सकेंगे। और निजी क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र कैसे भी बाजार हो, उसमें एक तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकेगा। तो ये सारी स्थिति तब होगी जब हम जो यूएन के दिशा निर्देशों को माने। तो अंतर्राष्ट्रीय बॉडी के दिशा निर्देशों को मानने से ही राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों में तुलना की जा सकती है और क्रेडिट कर पाना संभव हो पाएगा। जब प्राइस एक जैसी रहेगी तो ही कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में प्राइस को रख दिया जाए बहुत ज़्यादा और दूसरी तरफ प्राइस बहुत कम है। तो फिर ये कैप का ऊपरी लिमिट का निर्धारण कैसे करोगे तुम? ऊपरी लिमिट का निर्धारण मतलब कितनी? मान लो कि एक पेट्रोल इंडस्ट्री लगी हुई है, पेट्रोल रिफाइनिंग इंडस्ट्री है, उसे 100 टन का लिमिट दे दी गई। अब दूसरे देश में जाकर उसको कह दिया गया कि ये सेम है, आप 80 टन करो। तो वो तो पहले से ही उसकी कम कर दी गई लिमिट। तो अब उत्सर्जन उसका ज़्यादा हो रहा है और भारत में 100 टन हो रहा है, तो दोनों में अंतर आ गया ना। तो ऐसी स्थिति में कैसे कार्बन क्रेडिट जनरेट होगा? तो फिर ये तो एक के साथ में, एक देश के साथ न्याय हो रहा है तो दूसरा देश के साथ अन्याय, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोनों में, अगर पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज है रिफाइनिंग की, तो दोनों में लगभग सेम ही स्थिति होनी चाहिए, हाई कैप पे लगभग सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे 100 टन है कि उस इंडस्ट्री के लिए, तो दूसरे देश में भी 100 ही टन होना चाहिए। हाँ, हालांकि कुछ तकनीकी कारणों से हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। और ये दो तरीके से हम कार्बन क्रेडिट को जनरेट कर सकते हैं। वॉलेंट्री एमिशन रिडक्शन कर सकते हैं या फिर सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन। तो रिडक्शन दो तरीके का हो गया कार्बन का। पहले वॉलेंट्री में क्या करते हैं कि जो वॉलेंट्री होता है ना, उसमें हमें बेचना नहीं है, हमारी क्या करता है, कोई भी कंपनी अपनी जिम्मेदारी समझती है पर्यावरण के प्रति कि उसकी जिम्मेदारी है, और पर्यावरण से अगर वह संसाधनों की प्राप्ति कर रही है तो पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचाए। इस जिम्मेदारी को समझते हुए स्वयं ही अपने उत्सर्जन में कमी लाने का प्रयास करेगी। दूसरी तरफ सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन में कोई कंपनी इसलिए रिडक्शन को कम करना चाहेगी कि वह जो रिडक्शन के कारण से कार्बन क्रेडिट जनरेट करेगी उसका वह बाजार कर सकती है, उससे पैसे कमा सकती है। तो ये दो तरीके के हो गए। नेक्स्ट, क्यों अब कार्बन बाजार की शुरुआत कैसे होती है? तो कार्बन बाजार की शुरुआत, कार्बन बाजार अवधारणा आई थी 1996 में, 1996 में क्योटो प्रोटोकॉल के तहत में इसे शामिल किया गया था। फिर इसे 2000 में इसका क्रियान्वयन प्रारंभ हो गया था। तो इसमें क्योटो प्रोटोकॉल में दो प्रकार से देशों को बांटा गया था, विकसित देश और विकासशील देश। विकसित देशों को कार्बन उत्सर्जन को बाध्यकारी रूप से उसमें कटौती करनी थी, और जो विकासशील देश थे उन्हें स्वैच्छिक था कि आप करो नहीं करो, लेकिन
कोशिश करो कि आप करना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं करे, लेकिन फिर भी आप पे कोई जवाबदेही तो नहीं है कि आपको करना ही करना है। कोशिश करो, नहीं होता कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाध्यकारी है कि करोगे ही करोगे। तो ये था, इसलिए तो विकसित देशों ने इसे अपने अगेंस्ट माना और फिर ये सफल भी नहीं हो पाया, क्योंकि जब सभी देश एक मंच पर एक तरीके से कार्य नहीं करेंगे तो कोई भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसके तहत में क्या हुआ, कार्बन बाजार को 3 भागों में बांट दिया गया था क्योटो प्रोटोकॉल के तहत। 3 भाग कौन कौन से थे? पहला था उत्सर्जन व्यापार, जिसे एमिशन ट्रेडिंग कहते हैं। तो इसमें क्या है, विकसित देश और विकासशील देशों के बीच में कार्बन क्रेडिट की ट्रेडिंग होती थी, जिसमें विकसित देश अगर उत्सर्जन ज़्यादा कर रहा है तो विकासशील देश में उसी इंडस्ट्री से कोई इंडस्ट्री है और वहाँ पर कार्बन क्रेडिट जनरेट हुआ है तो कार्बन क्रेडिट को खरीद सकता है और जो उत्सर्जन ज़्यादा हुआ है उसकी भरपाई कर सकता है। दूसरा था संयुक्त कार्यान्वयन। संयुक्त कार्यान्वयन जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, इसमें क्या था, अगर कोई 2 विकसित देश हैं तो विकसित देशों के निगम क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे के बीच व्यापार करेंगे। अगर किसी एक ने एमिशन को कम कर लिया तो दूसरा उससे खरीद लेगा। तो ये एक निजी परियोजना की तरह देख सकते हैं इसे। और तीसरा है, लेकिन ध्यान रखना, मैं अभी आपको एक बार फिर से इसे रिपीट कर रहा हूँ, स्वच्छ विकास तंत्र SDM क्या होता है, CDM क्या होता है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। इसमें क्या करता है कि कोई देश होगा वो विकासशील देश में जाएगा और विकासशील देश की हरित परियोजनाओं में निवेश करेगा। तो इससे क्या होगा, जो कार्बन क्रेडिट है वो जनरेट होगा और उसका उपयोग अपने लिए कर लेगा। यही हुआ ना। और इसमें एक समस्या क्या आई कि जो विकसित देश थे बड़े चालाक हैं, तो विकसित देशों ने क्या किया कि अपना निवेश को तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन निवेश में क्या है, पैसे खर्च हो रहे हैं उनके। अब पैसों के लिए वो क्या करेंगे, अब उन्होंने प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई। प्रौद्योगिकी की जो लाइसेंस थे ना, लाइसेंस कॉस्ट को हाई कर दिया। अब विकासशील देशों में निवेश किया, निवेश से पैसे भी गए, लेकिन जब उन्हें प्रौद्योगिकी खरीदनी पड़ी तो हाई कॉस्ट पे खरीदी, तो जो उनके पास में क्रेडिट जनरेट हुआ उससे भी ज़्यादा हो गई ये प्रौद्योगिकी को अधिग्रहण करना उससे ज़्यादा महंगा हो गया। तो जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के तहत क्रेडिट जनरेट हुआ उसका कोई फ़ायदा ही सीधे तौर पर इन्हें नहीं पहुंचा। लेकिन इसका फ़ायदा भारत चीन जैसे देशों को काफ़ी हुआ, क्योंकि इन्होंने खुद की प्रौद्योगिकी को, जो देसी प्रौद्योगिकी थी, उन्हें डेवलप कर लिया। अब ऐसे में विकासशील देशों को, जो विकासशील देश भारत जैसे देश, तो उनके पास में खुद की तकनीकी है, एमिशन का को इन्होंने रिडक्शन किया, कार्बन क्रेडिट हुआ। अब विकसित देशों को ऐसा तो नहीं है कि वे अब निवेश कर रहे हैं तो तकनीकी अब विकसित देश विकासशील देशों की है, तो क्या होगा कि विकसित देश थे ना, उनको खरीदना पड़ेगा। तो उनके पास में एक तरीके से ये घाटे की तरीके से वो देख रहे थे, उनका नुकसान हो रहा था, तकनीक की भी नहीं बेच पा रहे और फिर खरीदना भी पड़ रहा है, तो फिर उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ये फेल हो गया था पूरा पूरा मैकेनिज्म ही। तो एक बार फिर से मैं रिपीट करने कह रहा हूँ, उत्सर्जन व्यापार जो ET था ये होता था विकसित और विकासशील देशों के बीच में। संयुक्त कार्यान्वयन तंत्र था, ये होता था विकसित देशों के निजी फर्मों के बीच में। और जो स्वच्छ विकास तंत्र CDM था, ये था विकसित और विकासशील देशों के लिए ही था। लेकिन जो विकसित देश थे, या कोई भी देश हो सकता है, इसमें विकसित देश ही जरूर नहीं है, कोई भी देश विकासशील देश में जाएगा या पिछड़े देश में जाएगा, वहाँ की हरित परियोजनाओं में निवेश करेगा और वहाँ से जो क्रेडिट जनरेट होगा उसे अपने जो उत्सर्जन किया गया उसकी भरपाई के लिए प्रयोग कर सकता है या फिर उसे बेच भी सकता है। इसके बाद में जब ये तंत्र पेरिस तंत्र सफल नहीं रहा, पेरिस नहीं, क्योटो तंत्र सफल नहीं रहा, तो पेरिस समझौता हुआ 2015 का पेरिस समझौता। तो इसमें नवीन कार्बन बाजार की अवधारणा को लाया गया था। नवीन कार्बन बाजार की अवधारणा आर्टिकल 6 था, उसके तहत लाई गई थी। इसमें 3 अप्रोच अपनाए गए कि पहला अप्रोच होगा 6.2, आर्टिकल 6.2, इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए लेखांकन फ्रेमवर्क, कि लेखांकन फ्रेमवर्क एक जैसा होगा तभी तो हम कुछ कर पाएंगे, इसलिए लेखांकन फ्रेमवर्क लाया गया था। 6.4 के तहत CDM के समान व्यवस्था। CDM के समान व्यवस्था का मतलब है कि एक कंपनी किसी दूसरे देश की कंपनी में निवेश करेगी,
कार्बन क्रेडिट जनरेट करेगी और उस कार्बन क्रेडिट का उपयोग या तो स्वयं कर ले या फिर स्वयं नहीं कर रही है तो फिर उसे बेच भी सकती है कार्बन बाजार में। तो ये CDM के समान ही तंत्र है। और 6.8 में था गैर बाजार प्रोग्राम। गैर बाजार प्रोग्राम में क्या था कि ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करना है, तो इसका एक तो तकनीकी विकास के माध्यम से कम कर ही रहे हो और कार्बन क्रेडिट की संकल्पना आई गई, और दूसरा था कि अगर कंपनी के पास में कार्बन क्रेडिट नहीं कर रही है, वो चाहती ही नहीं है करना, तो फिर करों में वृद्धि कर दो। जब करों में वृद्धि होगी तो इससे क्या है कि उनकी लागत बढ़ जाएगी। लागत बढ़ने से वे हतोत्साहित होंगे और फिर उत्सर्जन में कमी करने का प्रयास करेंगे। तो इस पूरी संकल्पना को COP26 का ग्लासगो आया था। ग्लासगो सम्मेलन में क्या है कि इससे कार्बन बाजार से संबंधित रूल बुक को तैयार कर लिया गया कि ये रूल होंगे, इनके आधार पर ही कार्बन बाजार कार्य करेगा। ये सब चीज़ें ठीक है। अब जब भारत को भी लगा कि हम भी कुछ करें तो भारत ने एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022 लाया, जो कार्बन बाजार को ध्यान में रखकर ही लाया गया है कि कैसा भारत में कार्बन बाजार का स्वरूप रहेगा और किस तरीके से कार्य करेगा और नियामक संस्थाएं क्या होंगी। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ये कार्बन बाजार की संकल्पना के साथ एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022 लाया गया है। ये एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 का ही संशोधित रूप है। तो इसमें कार्बन मार्केट के बारे में कहा गया है। तो केंद्र सरकार कार्बन ट्रेडिंग स्कीम ला सकती है। कार्बन ट्रेडिंग स्कीम का काम है केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार लाएगी, राज्य सरकार नहीं। तो केंद्र सरकारों के पास में ही केंद्र सरकार पास में शक्ति है। कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट कौन जारी करेगा? इसके तहत में केंद्र सरकार कर सकती है या फिर केंद्र सरकार किसी प्राधिकृत संस्था को यह शक्ति सौंप सकती है कि आप करोगे इस तरीके के। तो राज्य सरकारों का कोई रोल नहीं है इसमें, केंद्र सरकार है और प्राधिकृत संस्था है। जैसे प्राधिकृत संस्था के रूप में सामान्यतः हम CPCB को ही देखेंगे। यहाँ पर CPCB ही प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित काम करता है। कंपनी या व्यक्तिगत रूप से इसमें कोई भी शामिल हो सकता है। स्कीम में शामिल हो रहा है, जैसे स्कीम लाई गई केंद्र सरकार द्वारा, उस स्कीम में व्यक्ति ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। व्यक्तिगत रूप से कोई फर्म चला रहा है तो वो अपना करा सकता है। इसके अलावा कोई बड़ी कंपनी है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा रही है, तो कोई भी व्यक्तिगत या कंपनी दोनों ही इसमें शामिल हो सकते हैं। तो कार्बन उत्सर्जन से संबंधित कुछ इनिशिएटिव भी हैं। इनिशिएटिव में से एक है पैट है परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि ऊर्जा दक्षता को प्राप्त किया जाए। इसका ये नहीं है कि कार्बन उत्सर्जन को कम करें, ऊर्जा दक्षता प्राप्त करना है कि ऐसी तकनीकी का विकास करें कि उत्सर्जन हो ही कम। और REC है रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट। इसमें क्या करती है कि जो कंपनी जो पावर वितरण कंपनी है ना, उन्हें हर साल REC एक सीमा है, लिमिट जो कि सरकार ने निर्धारित कर रखी है कि इतना तो तुम्हें ग्रीन एनर्जी खरीदनी ही पड़ेगी। तो उस ग्रीन एनर्जी अगर कोई कंपनी खरीद नहीं पाती है तो उसे REC खरीदना पड़ेगा, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट खरीदना पड़ेगा। ये क्या करते हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट जो प्रोडक्शन कर रही हैं कंपनियां रिन्यूएबल एनर्जी का, तो उनको जनरेट होते हैं और वो बेचती हैं, तो इन्हें वितरण कंपनियां खरीद लेंगी। तो इससे ये होगा कि उन्होंने निवेश कर दिया है ग्रीन एनर्जी में। नेक्स्ट चीज़ क्या होती है, पेरिस एग्रीमेंट में भारत के क्या टारगेट रहे हैं? नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, ये भारत के, और भारत ने 2015 में किए थे NDC प्रथम, और अब 2022 में फिर इनमें कुछ चेंजेज लाया गया है और ये सब टारगेट हैं 2030 के लिए। तो पहला, उत्सर्जन तीव्रता में कमी। तो 2015 में था कि 2005 के स्तर से हम 33 से 35% की उत्सर्जन तीव्रता को कम कर देंगे। उत्सर्जन तीव्रता है कि जैसे अभी कार्बन का उत्सर्जन किया जा रहा है, कोई कंपनी 10 टन कार्बन उत्सर्जन कर रही है तो उसकी तीव्रता को कम करके 20-30 टन के आसपास आ जाए या और भी कम कर ले। मतलब 33 से 35% की कमी लानी है तो उसे 70% उत्सर्जन करने तक की लिमिट देख लो, तो ऐसे कम ही करना है उसे। और अब इसमें क्या कहा गया है कि 2022 में कि हम
33-35% नहीं, अब थोड़ा और बढ़ा देते हैं, इसे हम कर देते हैं 45%। भारत जिम्मेदार देश है तो 45 तो होना चाहिए ना, इसलिए भारत ने बढ़ा दिया है। नेक्स्ट, गैर जीवाश्म ईंधन। गैर जीवाश्म ईंधन से जो हम ऊर्जा प्राप्त करेंगे ना, जैसे ग्रीन एनर्जी है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ओटेक है जो समुद्रों की लहरों से प्राप्त की जाती है, भूतापीय ऊर्जा, ये गैर जीवाश्म ईंधन है। तो इनमें क्या करना है कि इनसे जो ऊर्जा प्राप्त करनी है, पहले हम 2015 में 40% प्राप्त करने वाले थे, लेकिन अब करेंगे 50%। हम ज़्यादा जिम्मेदार है, ज़्यादा जिम्मेदारी उठाएंगे। कार्बन सिंक। कार्बन सिंक है कि कार्बन का कैसे हम संचित करके रख सकें, और कार्बन को संचित कैसे करते हैं, सामान्यतः वनारोपण के माध्यम से इन्हें संचित किया जा सकता है, या फिर इसका और सिक्वेस्ट्रेशन के लिए और तकनीकें होती हैं जिन्हें वायुमंडल से सीधे कलेक्ट करके ज़मीन के अंदर दबा दिया जाता है। ये सारी तकनीकें होती हैं। तो ये कार्बन मुख्य रूप से हमारा जो कार्बन सिंक है वो कार्बन वनारोपण पर ही आधारित है। तो इसमें 2015 में हमने क्या कहा कि 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन का हम सिंक तैयार करेंगे, लेकिन 2022 में ऐसी कोई क्लियरिटी नहीं है। तो मतलब मान के चलो कि वही सेम है कि 2.5 से 3 बिलियन टन ही करेंगे, हम ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं दिखाने वाले यहाँ पर। फोर्थ, नेट जीरो। नेट जीरो है कि जो हम कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं उतना ही वापस अवशोषित कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि कार्बन उत्सर्जन को जीरो कर दिया गया है, कार्बन उत्सर्जन जीरो नहीं होगा। जो नेट हो रहा है, नेट मतलब जितना हमने उत्सर्जन किया उतना ही अवशोषित कर दिया। अगर ये दोनों बराबर है तो कार्बन का वायुमंडल में उत्सर्जन हुआ, नेट तरीके से जीरो हो गया। तो ये करना है हमें। तो कई सारे देशों ने इसे 2050 तक के लिए कहा है, जैसे यूरोपियन यूनियन है, न्यूजीलैंड है, इन्होंने। तो भारत ने कहा कि हम 2070 करेंगे, चीन ने 2060 कह दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज के लेक्चर में मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ों को आपको समझाने की कोशिश की। कार्बन बाजार से संबंधित सभी पक्षों को, पुराने और नए, सभी को जोड़ने का प्रयास किया। अब ये सारी चीज़ें आपकी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगी। तो बने रहिए हमारे चैनल पर और इसी तरीके के न्यूज़ आर्टिकल्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के डिस्कशन से जुड़े रहिए। इसमें आपकी आगामी परीक्षा को ध्यान में रखकर ही चीज़ें तैयार की जा रही है। थैंक यू।